इनमें से कोई नहीं, इनने पाकिस्तान अंग्रेजों से लड़के हासिल नहीं किया, तो ये कोई अजीब बात नहीं। मैं आपकी तवज्जो फौज की सो ज्यादती हैं पाकिस्तान के साथ, जो पाकिस्तान दुश्मनी का इन्होंने सबूत दिया है पिछले 30 साल में, उसका मैं खाका आपके सामने पेश करना चाहता हूं। पहली बात यह है, इन्होंने पाकिस्तान बनने के बड़ी जल्दी बाद ख्वाब देखने शुरू किए। अयूब खान ने लंदन में बैठ के क्लैरिजेस होटल में पाकिस्तान के आइन का खाका बनाया। ये सन 1953 की बात है, 1953 की। 1958 में इन्होंने कब्जा किया इक्तदार में, मगर 1953 में होटल में बैठ के खाका बनाया कि पाकिस्तान के लिए ये आइन मुनासिब होना चाहिए, मुनासिब होगा। और बुनियादी बात ये समझी कि लोग बेवकूफ, हर हाकिम जो आता है इस मुल्क में समझता है कि लोग बेवकूफ, इसलिए उनको वोट का हक मत दो, चंद लोगों को वोट का हक दो। उनने खाका तैयार किया और ख्वाब देखने शुरू किए कि मैं मुल्क का हाकिम बनूं। फौजियों के लिए ये ख्वाब देखने कोई अजीब बात नहीं होती। उनके हाथ में पिस्तौल होता है, बावर्दी लोग उनके जेरे असर होते हैं और वो समझते हैं कि हुकूमत पर कब्जा करना आसान। आज से कोई चंद बरस पहले जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनने का ऐलान किया था और वहां अपनी हुकूमत बनाई थी, तो मैं लंदन गया, मुझे बंगालियों ने दावत दी खाने की, और उस दावत में एक बंगाली ने सवाल पूछा कि आपका क्या ख्याल है कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा मसला क्या है। मैंने कहा मेरे ख्याल में आपका सबसे बड़ा मसला यह है कि फौज को आप इक्तदार से दूर कैसे रखेंगे। कहने लगे अजीब बात है, हमारी तो छोटी सी फौज है। मैंने कहा छोटी है, छोटी फौज का इक्तदार पे कब्जा करना निस्बतन आसान होता है, क्योंकि उनके पास थोड़े अफसर होते हैं। आवाम को मारने के लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं होती, छोटी फौज से भी आप उनको दबा सकते हैं। इसलिए आपका बुनियादी मसला ये है। वहां बंगाली हंसे, उनने अजीब बात समझी और हुआ वही। वहां तख्ता उल्टा गया मुजीबुर रहमान की हुकूमत का और फौजी काबिज हो गए। यहां भी ख्वाब देखने शुरू किए और 1958 में अयूब खान ने, पहले सिकंदर मिर्जा ने हुकूमत पर कब्जा किया। उस वक्त जरा पीछे नजर डालिए, हालात क्या थे। इलेक्शन होने वाला था और कयूम खान ने, आपको याद होगा, बहुत बड़ा लंबा जुलूस निकाला था पिंडी से लाहौर। इलेक्शन होने वाला था मार्च में, और अक्टूबर में फौज ने समझा इलेक्शन हुआ तो हालात खराब हो जाएंगे, इलेक्शन हुआ तो नए नुमाइंदे आएंगे, उनके पास सर्टिफिकेट होगा अवामी हमायत का, इसलिए तख्ता उल्टों ने तख्ता उल्ट दिया। मैं भी उस वक्त फौज में था, मैं उस वक्त एयरफोर्स का सरबराह था। मुझे रात को 8 बजे 9 बजे टेलीफोन किया गया, सिकंदर मिर्जा ने बुलाया, कहने लगे यहाँ बैठ जाओ, हुकूमत पर हम कब्जा कर रहे, तुम यही बैठे रहो। मुझे वहां बिठा दिया, इनने हुकूमत में कब्जा किया। मैंने उस वक्त सिकंदर मिर्जा को कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं, कहना तुम चुप करो, यहाँ बैठे रहो। इनने कब्जा कर लिया, मेरा इक़्तिदार से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने मार्शल लॉ में, मुझे कभी कभी कोई सवाल पूछते हैं, मैंने कहा मेहरबानी करके कोई एक ऑर्डर, कोई एक हुक्म, कोई एक बयान आप मेरी तरफ मंसूब करें। उस दौरान में 58 के मार्शल लॉ में एयरफोर्स ने कोई काम नहीं किया मार्शल लॉ में। मैंने कहा मैं इनकार करता हूं, मेरा काम है मुल्क के दिफा के लिए एयरफोर्स को तैयार करना। मैंने अपनी तमाम कोशिशें, तमाम अपनी जो हौसला था, ताकत थी, एयरफोर्स को तैयार करने में सर्फ की। मेरा कतन उस मार्शल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं। मैं उसे उस वक्त भी गलत समझता था, मगर वो हुआ। मगर फिर अयूब खान ने लिबादा ओढ़ा सियासी रहनुमा का, एक किस्म के इलेक्शन कराए, लोगों ने वोट दिए और आहिस्ता आहिस्ता वो सियासी आदमी बन गया। 1958 से लेके 1968 तक 10 साल वो रहा और थोड़ी बहुत उसने अवाम के साथ उसका राब्ता था और वो बन गया सियासी किस्म का आदमी थोड़ा बहुत। मगर उसमें उसका भी जब तख्ता उल्टा गया, अवाम उसके खिलाफ खड़े हुए, तो वो इक़्तिदार से जब हटा तो उसने फैसला किया कि इक़्तिदार के लिए लोगों को मौका दिया जाए कि वो वोट दें। इलेक्शन का फैसला हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई पिंडी में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अयूब खान तमाम मुतालबात मान गया जो अवामी नुमाइंदों ने उसके सामने पेश किए थे। बुनियादी बात यह थी कि इलेक्शन होना था, इलेक्शन में फैसला होना था कि कौन इक़्तिदार संभालता है। मगर फौज ने देखा तो ये फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर अवामी नुमाइंदे आ जाएंगे, और दूसरी दफा फौज ने अवाम का रास्ता रोका
اور याह्या खान आ गया। उसने आके अंदर से कमरा बंद किया, अयूब खान को बोला होश करो, अगर आप ये करना चाहते हैं तो मामला खराब होगा, मैं इक़्तिदार संभालता हूँ। अयूब खान को मजबूर किया कि वो दस्तखत करे और फौज फिर आ गई, इक़्तिदार उसने आके संभाल लिया। और वो बहुत उस होशियार था। याह्या खान ने सोचा कि आपस में इनको लड़ाओ, होगा कुछ भी नहीं, बैलेंस मेरे पास होगा, कंट्रोल मेरे पास होगा, कोई पार्टी इतनी ताकत से नहीं आएगी कि सारे मुल्क में वो छा जाए। उसने इलेक्शन कराए और जो नताइज थे उस इलेक्शन के, उसकी तौक़ुआत के बरक्स हुए। मगरबी पाकिस्तान में एक पार्टी बड़ी अक्सरियत से आई, मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान तमाम वोट ले गया, तमाम सीटें ले गया, स्वाए एक के दो। फिर इन्होंने उनके साथ मुज़ाकरात शुरू, इक़्तिदार देने का इनका कोई इरादा नहीं था, कतन नहीं था, ये छोड़ने को तैयार नहीं थे। और एक बुनियादी शर्त उन्होंने पेश की मुजीबुर रहमान के सामने कि ठीक है भाई, प्राइम मिनिस्टर तुम बन जाओ, मगर फौज पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी फौज के लिए अल्लाह मियां ने इन्हें ही हुक्म दिया कि आप कंट्रोल करें, अवामी नुमाइंदे नहीं कर सकते। बजट जो है फौज का, खर्च जो है फौज का, उसके मुतालिक इन्होंने कहा हम फैसला करेंगे। आइए, शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि यह नहीं हो सकता, अगर मैं वजीर आजम हूं, फौज पर मेरा मुकम्मल कंट्रोल होगा। और इस बात पर, इस नुक्ते पर मुज़ाकरात टूट गए। और फिर उन्होंने मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की पिटाई की, वहां भी जिहाद का ऐलान किया, वहां भी इनने गोली चलाई और कोशिश की कि मार मार के उनको सीधा किया जाए, और पाकिस्तान को इन्होंने तोड़ा, बेजिगरी के साथ तोड़ा इन्होंने। मैंने उस वक्त भी आवाज उठाई, मैंने मगरबी पाकिस्तान के और पंजाब के खास तौर पर हर शहर में जाके कहा कि खुदा के लिए पाकिस्तान को बचाओ, ये जुल्म मत करो। बंगालियों को शौक है हुकूमत करने का, उन्हें करने दे थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान को लेकर भाग नहीं जाएंगे, हम उनकी टांग पकड़ेंगे, देखेंगे क्या करते हैं, मौका दे दो उन्हें। मगर नहीं, मार मार के फौज ने उनकी पिटाई की। मैं उस वक्त भी मशरकी पाकिस्तान में मैंने 3 दफा जाके दौरे किए, जब मगरबी पाकिस्तान से और पंजाब से एक आदमी वहां नहीं जा सकता था। मैंने दौरे किए उस वक्त भी जब फौजी कार्रवाई हो रही थी, जब पंजाब से और मगरबी पाकिस्तान से किसी शख्स को बंगाली देखने के लिए तैयार नहीं थे। मुझ पे हमले भी हुए, मेरी पिटाई भी हुई, डंडे मैंने खाए हैं वहां। मैंने कहा खुदा के लिए जुल्म मत करो, मगर पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका था। इन लोगों ने, इन जर्नैलों ने अपने हफ्ज़ इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान को तबाह किया, इनने पाकिस्तान को तोड़ दिया। और इन्होंने जाके 93,000 फौजी अपने कैद कराए, इन्हें शर्म नहीं आई। जूते पड़े इन जर्नैलों को, वहां हिंदू फौज ने, सिखों ने मारे, इनने वो सब कुछ पी गए, पाकिस्तान को तोड़ दिया। फिर यहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत बनी, मुज़ाकरात हुए। और मुज़ाकरात मैं तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि आपके ज़हन में ये नक्शा होगा, मगर थोड़ी बहुत तफसील आपकी खिदमत में पेश करता हूं, क्योंकि ये मैंने कहा है लाहौर हाई कोर्ट बार में और जगह मैंने कई जगह खिताब किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें जरा भी अक्ल हो और खड़े होकर ज़िया-उल हक के हक में बोले, ये मैंने नहीं सुना, ये कोई नहीं करेगा। खुल, हालांकि उसके हामी हैं, ये आपको कोई खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, उसके हामी हैं। उसके हामी वो है, वो इस्तेसाली टोला, वो लोग जो इस कौम का खून चूस रहे, वो लोग जो इसकी पुष्ट पर है और कौम को मारना चाहते हैं, वो इसके साथ हैं, मगर जुर्रत नहीं कर सकते कि खड़े होकर दिल पे हाथ रख के एक दो बुनियादी बातें कहें। ये कहें कि ये हर दिल अजीज है, कौम इसके साथ, ये झूठ। ज़िया-उल-हक कहता है मैं शायद रेफरेंडम कराऊं, एक रेफरेंडम वो जरूर जीतेगा कि सबसे ज्यादा नफरत किस शख्स के खिलाफ है पाकिस्तान में, इसके खिलाफ। सबसे बड़ा मुनाफिक, सबसे बड़ा झूठा कौन है पाकिस्तान में, उसका नाम मोहम्मद ज़िया-उल-हक। ये कोई पाकिस्तानी आज ये नहीं कह सकता कि ज़िया-उल-हक सच्चा है। और कितने शर्म की बात कि इस्लामी ममलकत पाकिस्तान जो है, इसका सदर बनकर अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ ख्वाब देख रहा है, और तारीख में इतना बड़ा मुनाफिक हमने नहीं देखा। और मैं अपने मुतालिक अर्ज करना चाहता हूँ, मैं कोई जवान नहीं हूँ, अब बुढ़ापे की मंजिल के करीब पहुंचा हूँ, काफी जिंदगी देखी है, और मैं समझता हूँ, ईमान से अर्ज करता हूँ, मैंने ऐसा झूठा आदमी आज तक नहीं देखा। एक डॉक्टर साहब थे, जब आप फौज से हटे ना, कुछ 2-3 साल के बाद अपना मुआयना कराना पड़ता है, कुछ पेंशन के कागज होते हैं, कुछ ये वो देखना पड़ता। डॉक्टरों के मायने के लिए मैं अब्दाबाद अस्पताल गया, वहां एक मासूद है साउथ वजीरिस्तान से डॉक्टर, बड़ा अच्छा आई स्पेशलिस्ट। तो और लोग भी आए, किसी ने नब्ज देखी,
किसी ने दिल पर वो लगाई, मशीन लगाई, किसी ने कुछ देखा, ये मेरी आंखों में देखता रहा, एक आला लगा के आंख में देखता रहा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब बाकी चीजें तो मैं समझ गया हूँ, नब्ज का मुआयना, दिल का, पेशाब के टेस्ट करते हैं, खून टेस्ट करते हैं, ये आंख में आप क्या देखते? तो डॉक्टर साहब हंसे, कहने अजीब बात, आंख में आप देखकर आदमी की आंख में सब कुछ पता लग जाता है उसके मुताबिक। तो मैंने कहा अजीब बात है, मैं तो ज़ियाउल्लाह की आंख में देखता रहा हूँ 2 साल से, मुझे तो कुछ पता नहीं लगा। तो मतलब यह ऐसी सफाई से झूठ बोलने वाला अभी शक्ल मैंने ईमान से नहीं देखा। मैंने इसको कहा जब मेरी मुलाकात हुई थी 2 साल पहले कि जनरल साहब ये बताइए आपने वाकई इलेक्शन कराने हैं या नहीं? हमारा तो तजुर्बा है जो कुर्सी पर बैठ जाता है छोड़ने को जी नहीं चाहता। वही मैं थोड़ा सा किस्सा आपको सुना दूं। एक दफा जलसा हो रहा था हमारा और उस जलसे में और जमातों के लोग भी थे। एक नौजवान खड़ा हो गया और उसने एक खास जमात पर तनकीद शुरू की। ये 5-6 साल की बात। जब तनकीद शुरू की तो उस जगह बड़ी सख्त गर्मी थी, थोड़ी कुर्सियां थी जैसी यहाँ है और बहुत से लोग इर्द गिर्द खड़े थे। तो उस मजमे में, उस इज्तिमा में जब उसने तनकीद शुरू की तो 5-10 आदमी खड़े हो गए, कहने लगे हम ये बातें नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, हम वॉकआउट करेंगे। तो वो उठ के चलने लगे। तो मैंने देखा जब वो उठ के चलते थे तो वो दूसरे आदमी जिनके पास कुर्सी नहीं थी वो उसकी कुर्सी लेने के लिए आते थे, तो फिर वो बैठ जाते थे। तो ये 3-4 दफा हुआ। और जब तकरीर जोर से करे वो कहेंगे हम वॉकआउट करेंगे, मगर फिर जाते नहीं थे, बैठ जाते थे। तो एक आदमी मेरे पास आया और मुझे कान में कहने लगा खुदा के लिए इस नौजवान को रोको वरना हमारा जलसा खराब हो जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। मैंने कहा फिक्र न करो, पाकिस्तान में कुर्सी कोई नहीं छोड़ता, कोई नहीं जाएगा। वही हुआ। तो मैंने इनसे पूछा आपका इलेक्शन कराने का इरादा है या नहीं? कहने लगे तुम क्यों पूछते हो? मैंने कहा इसलिए कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गर्मी के मौसम में बलूचिस्तान जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सूबा सरहद में जाते हैं, सिंध में जाते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो कोई ASI आके कहता है जी यहाँ आपको जलसा करने की इजाजत नहीं, हालांकि हम कमरे में जलसा कर रहे होते हैं लाउड स्पीकर के बगैर। अगर नहीं कराना तो साफ बात करो, हम कुछ और सोचेंगे। तो ऐसे दिल पे हाथ रखा और कहने लगा बहसियत एक मुसलमान की, और बहसियत एक मुसलमान के, पहले तो वो आयतें तो पहले पढ़ते हैं ना झूठ बोलने से। बहसियत एक मुसलमान के, बहसियत एक फौजी के, मैं असगर खान तुम्हारे साथ वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जरूर कराऊंगा। और मेरी आंखों में आंख डाल के देख, और अगर ना कराए तो असगर खान याद रखो तुम्हें मेरी तरफ से इजाजत है कि जलसा आम में खड़े होकर मुझे झूठा कहना, मुनाफिक कहना। आज मैं उसी हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। तो ये तजुर्बा। तो इन्होंने ये किया। खैर वो भुट्टो के दौर की बातें मैं आज जरूरी नहीं समझता, आपको पता है कुछ नहीं, हमने उसकी मुखालफत की असूलों पर, हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। ये सब आ गए। मुझे कहा जाता है तुमने दावत दी आने की, मुझे कहा जाता है बार में कहा कि तुमने वेलकम किया था, कहा था कि मेरी दावत पर आए, और अल्ताफ हसन कुरैशी के मजमून का हवाला देते हैं जो जिंदगी में लिखा गया था। ये बिल्कुल झूठ, अल्ताफ हसन कुरैशी ने गलत लिखा था, बिल्कुल झूठ लिखा था। और मैंने उसको खत लिखा कि अल्ताफ हसन कुरैशी साहब आपने ज्यादती की है, आपकी कलम में बड़ा जोर है, आपको चाहिए था सही रिपोर्टिंग करें। मैंने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की, मैंने नहीं कहा, मगर मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने मेरा खत छाप दिया जिंदगी में उस हफ्ते के बाद। तो वो रिकॉर्ड पर है। मेरा कोई हिस्सा नहीं था, मैं उनमें से नहीं था जो मजाकराती टीम में थे। बहुत से दोस्त थे, बहुत लंबी बातें करते थे, कोई बातें। एक बात पर मैंने इसरार जरूर किया, और वो ये था कि जब इलेक्शन होगा हमें इस बात की जमानत होनी चाहिए कि आइंदा धांधली नहीं होगी। इसलिए इस इलेक्शन के लिए एक सुपर काउंसिल होनी चाहिए जो एक निगरान इदारे की जिम्मेदारी अदा करे और इस हुकूमत पर निगरानी करे ताकि इलेक्शन फ्री और फेयर हो। इस बात पर मुज़ाकरात रुक गए थे। मगर यह भी आपको बता दूं कि आखिरी दिन जब ये कू हुआ है, उस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो वजीर आज़म ने यह फैसला किया था कि दूसरे दिन ये शर्त हिज़्ब इख्तिलाफ की वो मान लेंगे, क्योंकि खतरा वो भी महसूस कर रहा था। भुट्टो ने बहुत गलतियां की। एक मेजर साहब से मैंने पूछा, अब ये बातें जो मैं कर रहा हूं इस पर मुकदमा तो कई हर जगह चलाते थे, और मुकदमा चलेगा, बात साफ करनी चाहिए, वक्त आ गया, कोई ढकी छुपी बात नहीं होनी चाहिए। मैंने उससे पूछा भाई सुनाओ भुट्टो को क्या सजा देगा, फांसी तो नहीं देगा? जब भुट्टो का मुकदमा चल रहा था तो उसने कहा मुझे केस का कुछ पता नहीं, कतन पता नहीं क्या केस, ना मैंने पढ़ा है,
मगर मैं समझता हूं कि वो डिजर्व करता है उसे फांसी मिले। मैंने कहा क्यों? कहने लगे सिर्फ इसलिए कि ज़ियाउल हक को उसने चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है फौज, और कोई जुर्म नहीं। तो उसको उनमें दिल में शकूक शुबात पैदा हो गए थे और उन्होंने फैसला किया था कि इसको दूसरे दिन बरतरफ करना है। ये कोई आम मेरे ख्याल में अब कॉमन नॉलेज है। और आज एक इनके जो वजीर हैं उन्होंने कहा कि कल मुझे एक 2-3 और नाम दो, मैं किसी और को चीफ ऑफ स्टाफ बनाना चाहता हूं। और उस मौजूदा जो वजीर हैं उसने जाके ये बात ज़ियाउल हक को बता दी कि ये होने वाला है कल, और इसने तख्ता उल्टा हुकूमत का ये अपनी जान बचाने के लिए किया। और ये इनका मकसद तो आते ही कहा कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। अब मैं उनमें से भी नहीं था जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया, हमें तो गिरफ्तार करके मरी रखा गया। मेरी इनसे कोई वाकफियत नहीं, कभी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना मेरा कोई ताल्लुक। मगर आते ही इसने कहा कि मैं इलेक्शन कराऊंगा 90 दिन में, और फिर गिनना शुरू किया जैसे वो रॉकेट लॉन्चिंग के लिए होता है ना, 5 4 3 2 1 0, इस तरह कहना शुरू किया। 80 दिन रह गए, 79 दिन रह गए, गिनना शुरू किया। हमने सोचा कि शायद 0 तक पहुंच जाए, मगर नहीं, नीयत खराब थी शुरू से। और जब इलेक्शन करीब आए तो बहाना बनाया कि भाई हालात बहुत खराब, इलेक्शन पोस्टपोन किए। जब हम इनके पास गए, हमने पूछा कि वजह क्या थी, कहा जी हालात बहुत बिगड़ गए, हालात बहुत बिगड़ गए। हालांकि इतना पुरअमन इलेक्शन कैंपेन हमने पहले नहीं देखा था। पीपल्स पार्टी भी मुकाबला कर रही थी, हम भी कर रहे थे, इलेक्शन ठीक तरह हो रहा था, कोई मसला नहीं। और इसलिए मैंने पोस्टपोन किए क्योंकि जो अमन की फिजा थी मुतासर हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, इनका बहाना। फिर इन्होंने कई बहाने तलाश किए, फिर बिलाखिर इन्होंने ऐलान किया इलेक्शन कराने का। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए, बड़ी अदालत के सामने, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि आपका क्या इरादा है इलेक्शन कराने का। तो वहां जो इनका नुमाइंदा था अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा कि 6 महीने में इत्तेफाक का अमल खत्म होगा और 2 महीने के अंदर अंदर हम इंतखाबात करा देंगे। तो 8 महीने का वादा था। नवंबर 1978 में, 77 में, अब 2 साल से भी ज्यादा अर्सा गुजर गया। फिर अनाउंस किया, ऐलान किया तारीख का, और फिर इन्होंने मुलतवी किए। अब देखना यह है कि ये क्या मुल्क इनके लिए बना था? ये इनके लिए नहीं बना था, ये चौकीदार थे मुल्क के। जैसे घर पे आप चौकीदार को खड़ा करते हैं और चौकीदार कब्जा कर ले, इनने यही ज्यादती की है, और छोड़ने का इनका कोई इरादा नहीं। इससे मसाइल क्या पैदा होते? अगर आप समझे कि भाई ठीक है, फौज ही ठीक है, फौज ही रहे और हालात बिल्कुल ठीक है, फिर तो एतराज इतना हम नहीं कर सकते। मगर पेचीदगियां क्या पैदा होती हैं? 2-3 बड़ी अहम बातें हैं, बड़ी संगीन बातें, खतरात, जिसकी निशानदेही करना मैं जरूरी समझता हूं। पहली बात तो यह है कि मुख्तलिफ सूबों में जिनका ताल्लुक फौज से कम हो, एहसास महरूमी पैदा होता है। लोग महसूस करते हैं कि ये तो फौज आई है, कब्जा किया है, हमारा इस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। और एहसास महरूमी से मुल्क की वादत, मुल्क की यूनिटी कमजोर होती है, और ये हो रहा है। लोग महसूस, आज बड़े अफसोस से मैं ये कहता हूं कि कई लोग कहते हैं रूसी फौज आ जाए तो क्या होगा, इनसे बदतर शायद नहीं होंगे। लोग कहते हैं, ज़ियाउल हक को शायद न सुनाता हो कोई, मगर ये हकीकत, ये शर्म की बात, मगर ये होता है, ये नेचुरल प्रोसेस। अगर आप कब्जा करें और आवाम का कोई ताल्लुक ना हो तो लोग महसूस करेंगे उन सूबों में जिनका ताल्लुक फौज से ज्यादा नहीं है, खास तौर पे कि भाई ये क्या है, तो काबिज है फौज, हमारा तो कोई हाथ इसमें कोई बात ही नहीं। एक बात ये, दूसरी बात यह है कि खर्च जो है फौज, ये एक किस्म का अजदहा है, इसका पेट है ही नहीं, जितना पैसा डालो फौज खाती। आज 12 से 15 अरब तक इस मुल्क की दौलत फौज पर खर्च हो रही है, और हमें हक पहुंचता है पूछने का कि किस लिए, आपने क्या कारनामे किए हैं पाकिस्तान के लिए। जब भी लोगों ने अपने हकूक के लिए आवाज उठाई तो फौज ने रास्ता रोका। 1958 में फौज ने रोका, अयूब खान जा रहा था, फौज ने रोका, भुट्टो गया, फौज ने रास्ता रोका, आज भी फौज रास्ता रोक रही है। लाहौर का लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग ज्यादा अरसा तक मार्शल लॉ हेडक्वार्टर रहा है, 30 साल 32 साल में, और कम अरसा के लिए असेंबली रही है, हमेशा जनरल साहब वहां बैठे हुए। क्या यही मकसद था पाकिस्तान बनने का? फौज पैसा खाती है और हमें हक नहीं देना चाहते कि हम पूछें किस लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आपने कौन सी जंग लड़नी है,
کس سے آپ نے لڑنا ہے, آپ لڑنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں. میں ایمان سے کہتا ہوں, دکھ سے کہتا ہوں, یہ فوج اب لڑنے کے قابل نہیں. یہ کوئی بات, میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں. یہ لوگ اپنے لیے زمینیں لے رہے ہیں, مکانات بنا رہے ہیں, ٹھیکے لے رہے ہیں, موٹریں لے رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, لڑنے کے قابل نہیں. جب آپ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ان چیزوں کو آپ بھول جاتے ہیں. مجھے تجربہ ہے, میں نے سینکڑوں لوگوں کو تیار کیا جنگ کے لیے, انہیں جا کے شہادت کی, قبول کی, پاکستان کے لیے جان دی. وہ جذبہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ملک کا درد ہو. آج کون شخص ضیاء الحق کے لیے جان دینے کو تیار ہے؟ نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اس ملک پر اگر حملہ ہوا تو وہ فضا نہیں پیدا ہوگی جو 1965 میں تھی. اس وقت ایک بات تو یہ تھی کہ فوج کا اقتدار نیا تھا. آج ہم نے 20 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ان کو آزما لیا. یہ ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے. ٹھگ کیا ہوتے ہیں؟ جو آ کر ناجائز قبضہ کر لیں. ٹھگوں میں ان میں کیا فرق ہے؟ ان کے ہاتھ میں بندوق ہے, یہ فلمیں دکھاتے ہیں کہ یہ ہوا فلاں ہوا, پتہ نہیں کیا کچھ دکھاتے ہیں فلموں میں, ٹی وی پر. مگر میں سمجھتا ہوں ٹھگوں کی فلمیں بھی دکھاتے ہیں, ان سے بڑے ٹھگ ہم نے نہیں دیکھے. ان سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے. ان کو لگام لگانا ضروری ہے. جب تک ان کو لگام نہ لگائی گئی یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے. ایک تو یہ ہے کہ سارا دولت پاکستان کی اپنے اوپر خرچ کریں گے, لوگوں کو اختیار نہیں دیں گے کہ ان کو سوال پوچھیں. یہ نوکر ہیں پاکستان کے, یہ ملازم ہیں, اور یہ غریب عوام جن کا یہ خون چوس رہے. یعنی اس ملک میں پینے کے لیے پانی نہیں ہے. گلیاں سڑکیں دیکھیں کیا حالت, پینے کے لیے پانی نہیں ہے. بچے ہمارے بھوکے مرتے ہیں غریب علاقوں میں, اور یہ لوگ شان شوکت کی زندگی بسر کریں. یہ لوگ بڑی بڑی لمبی موٹریں لیں, یہ لوگ اپنے لیے کھلونے لیں, ٹینک لیں, ہوائی جہاز لیں, بندوقیں لیں, جیسے بچے کھیلتے ہیں, اور ہمیں پوچھنے کا حق نہ ہو کہ آپ نے کس کے لیے استعمال کرنا ہے, کیا آپ کی اسٹریٹجی ہے. بالکل بولنے کا حق نہیں. اور 30 سال سے قوم نے اس حکم کا احترام کیا کہ فوج کے متعلق کچھ نہ پوچھو. یہ جیسے وہ برہمن کی گائے ہوتی ہے نا, اس کے متعلق کچھ نہ پوچھو. فوج کے متعلق بات نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں بات ہو؟ ملک کی ساری دولت یہ کھا جاتے ہیں, اور ہمیں حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ آپ نے کیسے صرف کی. ہمیں نہیں بتا سکتے. اس فوج کو بنیادی طور پر بدلنا ہوگا. فوج عوامی فوج ہونی چاہیے. اس فوج پر فضول خرچی ختم کرنی ہوگی, ورنہ ملک تباہ ہوگا, ورنہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. لوگ پیاسے مریں گے, پانی نہیں ملے گا, کھانے کو نہیں ملے گا, یہ لوگ موٹے ہوتے جائیں گے. ایک اسرائیلی جرنیل سے, یہودی جرنیل سے 1956 کی جنگ کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے عربوں کی بڑی پٹائی کی, عربوں کی تعداد آپ سے بہت بڑی تھی, بہت ملک سے آپ, چھوٹا سا ملک ہے آپ کا, 15 لاکھ آپ کی آبادی ہے, آپ نے عربوں کو شکست کیسے دی؟ اس نے کہا بھائی ہم بہتر طریقے سے لڑے. تو یہ آدمی کہنے لگا وہ تو ہم جانتے ہیں, مگر راز کیا تھا؟ اس نے کہا جی راز پوچھتے ہیں. راز یہ تھا کہ ان کے جرنیل بڑے موٹے تھے اور سپاہی بڑے دبلے تھے. یہی حالت اس قوم کی ہے. اس ملک کے حکمران موٹے ہوتے جاتے ہیں اور قوم سوکھتی جاتی. تو دو بنیادی خطرات. ایک تو یہ کہ ملک میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا ملک نہیں, یہ فوج قابض ہے, ہمارا اس فوج سے کوئی تعلق نہیں. یہ آ جاتے ہیں, گھس جاتے ہیں اوپر سے, جو جرنیل ہو جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو قبضہ کر لیتا ہے. ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے. اس ملک کا فائدہ کیا؟ یہ پاکستان نہیں تھا جس لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں, یہ لوگ سوچتے ہیں اور صحیح سوچتے ہیں. یہ پاکستان تھا. وہ بزرگ جو یہاں موجود ہیں ذرا پیچھے نظر ڈالیں, دہرائیں, کیا یہی جذبہ تھا 1932 میں کہ فوجی آ کے بیٹھ جائیں گے اور آپ کی زبان بند ہوگی؟ یہ نہیں تھا. آپ ایک آزاد ملک چاہتے تھے جہاں اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں, جہاں غریب کی حالت بدلنی حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری, جہاں فوج آپ کی غلام ہو, آپ کی نوکر ہو. یہ تصور تھا. ان نے آ کے یہ سب کچھ بدل دیا. اور آج یہ بالکل عام چیز ہے کہ فوج قابض ہے, جو مرضی کرے, بولنے کا حق نہیں. کسی نے مجھ سے پوچھا, ایک باہر کے اخباری نمائندے نے, کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے مگر آپ ثابت کیسے کر سکتے ہیں کہ عوام ضیاء الحق کے ساتھ نہیں؟ میں نے کہا بڑا آسان ہے. جب عوام حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے تو پابندیاں لگائی جاتی. یزید نے بھی یہی کیا تھا. اسلام کی تاریخ یہی بتاتی.
जब लोग हाकिम के खिलाफ हों पाबंदियां लगाई जाती हैं, प्रेस यहाँ बिल्कुल मफलूज है। आज शायद आए भी नहीं यहाँ बेचारे, क्यों आए, लिख तो कुछ सकते नहीं। वो ये नहीं लिख सकते कि आज असफर खान पेशावर आया, फाते के लिए मैं कहीं जाऊं, लिख नहीं सकते। इनके लिए मौत है हुकूमत के लिए, और इन बेचारों पर पाबंदी तो करे क्या। तो ये हालत है मुल्क की। जब पाबंदी हो सिर्फ कमजोर हुकूमत पाबंदी लगाती है। अगर इनमें जान हो, छोड़े हमें खुला छोड़े, खुद भी आए स्टेज पर, लोगों को बताएं कि मैं गलत बातें कह रहा हूं। ये मेरे भाइयों मेरे दिल की आवाज, इसमें कोई मुबालगा, कोई सियासत, कोई झूठ नहीं। मैं समझता हूं कि इस फौज ने बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ, और मैं समझता हूं ज़ियाउल हक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुनाफिक, सबसे बड़ा झूठा है। सुना है कि इस्लामी ममालिक ने इनको चुना है कि सारे आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करें कौमी मुत्तहदा में। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस्लामी ममालिक से कि हालत ये हो गई है इस्लाम की आज कि 90 करोड़ लोगों में से और आदमी कोई नहीं मिला आपको कि आपकी नुमाइंदगी करे। मगर चूंकि आप ये फैसला कर चुके हैं, एक दरख्वास्त करता हूं, आप इन्हें मुस्तकिल नुमाइंदा बना दें वहां न्यूयॉर्क में, वहीं बैठे वहीं रहे, झूठ बोलता रहे, मुनाफिकत करता रहे। ये किसी सूरत में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकता, आलम इस्लाम को दूर की चीज। अगर पाकिस्तान का नाम, यहाँ के पहाड़ हैं, दरिया हैं, नाले हैं, जंगल हैं, वादियां हैं, तो वाकई पाकिस्तान का नुमाइंदा है, क्योंकि इसने कब्जा किया हुआ है, काबिज है, इन लुटेरों के टोले का सरबराह है, इसने कब्जा किया है। मगर अगर पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के 7 करोड़ अवाम है, तो किसी सूरत में हमारी ये नुमाइंदगी नहीं कर सकती। ये वो हालात है मेरे भाइयों, एक दुखी इंसान की आवाज है। मैं आपका मशकूर हूं, जब ये हालात ऐसे होते हैं तो आपको ही रुख करना पड़ता है। बार्ज में आता हूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, और आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि आपने ये तकलीफ बर्दाश्त की, यहाँ आए हैं। शायद मेरे खिलाफ भी मुकदमा चलाएंगे और इनामुल्लाह खान के खिलाफ भी शायद चला देंगे कि आपके खिलाफ, कि आपने ये बातें सुनी। मगर ये इस्लाम नहीं है कि जबानें बंद हों, ताले लगे हों, अमीरुल मोमिनीन बनने का कोई ऐलान कर दे और हम सिर झुका के शेरवानियां पैर के उन्हें हार पहनाएं। लानत हो ऐसी मुल्क को, लानत हो ऐसी हुकूमत को, लानत हो ऐसे लोगों को जो ऐसी गुलामी कबूल करते। हम उनमें से नहीं है। ये आवाज हम उठाएंगे, ये आवाज इंशाअल्लाह गूंजेगी। ये मुझे पकड़े, गिरफ्तार करे, मुकदमा चलाए, फांसी लगा दे, और ये आवाज गूंजेगी। हम ये गुलामी कबूल नहीं कर सकते। ये है कौन? ये समझ सके अपने आप कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे कमजोर हुकूमत है। ये पाकिस्तान के गरीब अवाम की खून चूस रही है। हमने इससे निजात हासिल करनी है, निजात हम हासिल करेंगे, और इंतखाबात अवामी नुमाइंदे खुद कराएंगे। अब इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, अब इनसे टकराव होगा, पुरअमन तरीके से टकराव होगा। हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते। अगर ये हमारा खून बहाना चाहते हैं, बहा के देख लें। ये भी हौसला इनमें ज्यादा नहीं हो, करके देख लें। फौज जानती है कि बातें जो मैं कह रहा हूं सच कह रहा हूं। पाकिस्तान का हर फर्द जानता है कि आज आपका अमीरुल मोमिनीन, आज का सदर सबसे झूठा, सबसे बड़ा मुनाफिक है पाकिस्तान की तारीख में। इसको हम कबूल नहीं कर सकते, ये शर्म की बात। अब साहिब सदर अगर कोई साहब कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। आप मेंबर्स ऑफ द बार ओनली। क्यों नहीं मिलेंगे? हर एक के साथ तावन करेंगे। जो इस सड़क पर आता है, जो आवाज उठाता है हक के लिए, सदाकत के लिए, जुर्रत से बाहर निकलता है, हम उसके साथ तावन करेंगे। जब मुझे रिहा किया 6 महीने की कैद के बाद, तो मैंने फैसला किया या तो इन भाइयों से मिलूं, मगर मुझे इसका भी तजुर्बा हुआ है, इनमें से चंद लोग बड़ी लंबी बात करते। भुट्टो के साथ 1 महीने मुज़ाकरात किए, टिकटों का तकसीम थी तो कई दिन लगा दिए। अब बात के चक्कर में पड़ जाता तो भाई कहते भाई पहल कोई करे, जैसे कहते हैं इंग्लिश में हु विल बेल द कैट। तो भाई कौन चलेगा, पहले निकले देखें क्या होता है, गोली मारते हैं क्या करते हैं। मैंने सोचा बेहतर यह है कि हम पहले शुरू काम कर दे, साथ बातें भी होती रहे, जो आता है आए। ये जो मैं कर रहा हूँ इनकलाब, एक तो आप मानेंगे बात कि शायद इसमें हमें दूसरों से ज्यादा तजुर्बा है।
لوگوں کو ہٹانے میں کہا جاتا ہے کہ ہٹانے میں ہم ماہر ہیں، آنا ہم نہیں جانتے. تو بات یہ ہے کہ اگر قوم میں جان